नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 2021 का म्यांमार का कूप इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पूरी की पूरी म्यांमार की पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ऑंग सैंग सी की हिस्ट्री में आपको बताऊंगा ये कौन है, क्यों ये इतनी कैरिस्मेटिक लीडर मानी जाती है म्यांमार की। इनके बारे में आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि ये बहुत लंबे समय के लिए म्यांमार से बाहर रही हैं। लगभग 1980s के लेटर पार्ट में ये म्यांमार के अंदर वापस आई और इन्होंने लीडरशिप ली, क्योंकि म्यांमार में कोई एक ऐसा बहुत फेमस पॉलिटिकल लीडर था नहीं जो कि आर्मी की अथॉरिटेरियन, आप कह सकते हो, स्ट्रीक को तोड़ सके। कोई एक ऐसा लीडर जो कि म्यांमार के लोगों के बीच में इज्जत रखता हो। लेकिन ऑंग सैंग सी कोई कुछ उस प्रकार की लीडर निकल के आई, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ताकत भी लिमिटेड है। तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड, म्यांमार की हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है, ओवरऑल कितने समय के लिए, लंबे समय के लिए हाउस अरेस्ट रही है, रोहिंग्या क्राइसिस को लेके ऑंग सैंग सी क्यू को क्यों क्रिटिसाइज किया गया है, क्यों म्यांमार की मिलिट्री अपनी ताकत बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। न्यूज रिसेंटली ये निकल के आई कि भाई 1 फरवरी 2021 की सुबह सुबह तत्मादा मतलब म्यांमार की मिलिट्री ने म्यांमार की रूलिंग पार्टी की, जो कि रूलिंग पार्टी का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इसके सारे भी जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे, जैसे कि प्रेसिडेंट साहब थे, आपकी जो स्टेट काउंसलर थी जो कि खुद ऑंग सैंग सी क्यू थी। मैं आपको बता दूं कि ऑंग सैंग सी क्यू ये स्टेट काउंसलर हैं, ये प्रेसिडेंट नहीं है। प्रेसिडेंट कौन है? विन मिंट। और विन मिंट ऑंग सैंग सी क्यू के काफी बड़े क्लोज एड हैं, उनके काफी बड़े सपोर्टर हैं। और इनकी कैबिनेट के बहुत से मिनिस्ट्रीज, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को पकड़ के मिलिट्री ने डाल दिया जेल में या फिर हाउस अरेस्ट में। और अभी के लिए तत्मादा, जो कि म्यांमार की मिलिट्री है, उसने बोल दिया है कि ये जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी है ये पूरे साल चलेगी और पूरी की पूरी पावर आ गई है कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज मिंग ऑन हेलिंग के हाथ में। यहां पे आपको मिन ऑंग हेलिंग की फोटो भी नजर आ रही है इधर पे। तो ओवरऑल मिलिट्री ने लीडरशिप डेमोक्रेसी के हाथ से लेके अपने हाथ में रख ली है। और ये किस बेस पे किया है? तो म्यांमार की मिलिट्री तत्मादा को बोलना है कि जो नवंबर 2020 के जनरल इलेक्शंस हुए हैं ये फ्रॉड हुए हैं, गलत तरीके से हुए हैं, और कहीं ना कहीं ऑंग सैंग सी क्यू और उनके मिनिस्टर्स ने नियम कानून तोड़े हैं। अभी कौन से नियम कानून तोड़े उनके बारे में बात करते हैं। 3 फरवरी 2021 म्यांमार के जो प्रेसिडेंट है मिंट, इनको बोला गया कि इन्होंने इलेक्शन कैंपेन की गाइडलाइंस को तोड़ा। दूसरी बात, कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ा जो कि लगाए गए हैं अंडर सेक्शन 25 ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ। ऑंग सैंग सी की के ऊपर क्या इल्जाम लगाया कि जो इमरजेंसी कोविड-19 के लॉ लगाए गए हैं म्यांमार की मिलिट्री के दौरे, उसको तोड़ा है सैंग सी क्यू ने। साथ साथ ऑंग सैंग सी की ने इंपोर्ट किए हैं इलीगली रेडियो और कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आईसीओएम डिवाइसेस। ये डायरेक्टली सैटेलाइट के थ्रू आप इसमें बातचीत कर सकते हो। तो ऐसे डिवाइसेस को म्यांमार की मिलिट्री के लॉ के हिसाब से म्यांमार के अंदर लाना अलाउड नहीं है, बट कहीं ना कहीं ऑंग सैंग सी क्यू के पास ये डिवाइसेस पाए गए हैं, ये वॉकी टॉकीज पाए गए हैं, जिसके चलते मिलिट्री ने ऑंग सैंग सी क्यू के ऊपर इल्जाम लगाया है कि इन्होंने नेशनल लॉ तोड़ा है, इसलिए हम इनको हाउस अरेस्ट पे डाल रहे हैं। तो बेसिकली यहां पे इल्जाम लगा के प्रेसिडेंट को और स्टेट काउंसलर दोनों को बंद कर दिया है। ये लेफ्ट साइड पे दोस्तों आपको यहां पे म्यांमार का नक्शा नजर आ रहा है पूरा का पूरा। यहां पे म्यांमार की अलग अलग आपको प्रोविंसेस भी नजर आ रही हैं। बैकग्राउंड देख लेते हैं आपका म्यांमार का। म्यांमार को पहले बर्मा भी कहा जाता है। कहीं ना कहीं बर्मा और इंडिया को एक समय पे ब्रिटेन का कॉलोनियल ऑफिस एक साथ गवर्न करता था। बाद में बर्मा को अलग तरीके से गवर्न किया जाने लगा, इंडिया को अलग तरीके से गवर्न किया जाने लगा। ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहा हूं 1947 से पहले की। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। सारी की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की इंडिविजुअल वीडियोस, चाहे एडिटोरियल डिस्कशन हो, चाहे क्विज हो, चाहे डेली करंट अफेयर्स हो, सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे आ रहे हैं। तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जर्नी डॉट्स को जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए। इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक और ज्वाइन बटन का लिंक, तीनों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जैसे ही ब्रिटेन से म्यांमार को आजादी मिली 1948 में, तब से म्यांमार में कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी चल रही है। आप समझिए 1958 से लेकर 1960 के बीच में मिलिट्री को एक टेम्परेरी केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने दी। किसने? यूनू ने। यूनू म्यांमार के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। कहीं ना कहीं यूनू का यह मानना था कि भाई ये जो मिलिट्री है म्यांमार के अंदर ये बहुत स्ट्रांग है, तो कुछ एक ऐसा अरेंजमेंट कर दिया जाए जिससे मिलिट्री और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स है ना, उनके बीच में एक प्रकार का अरेंजमेंट हो जाए और इस अरेंजमेंट के चलते कंट्री को चलाया जाए। तो यूनू ने बोला कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए 1958 और 1960 के बीच में एक टेम्परेरी केयरटेकर गवर्नमेंट बनाएगी मिलिट्री। ठीक है भाई, मिलिट्री ने
केयर टेकर गवर्नमेंट बना दी और कहीं ना कहीं मिलिट्री ने 1960 के बाद सिविलियन गवर्नमेंट को वॉलंटरली रिस्टोर भी कर दिया। ठीक है ना। 1960 में बर्मा के जनरल इलेक्शन हुए और जो पार्टी जीत के आई उसने सरकार बनाई 1960 में। तो मतलब शुरुआत में चीजें को एक समय पे ऐसा लगा कि सॉल्व हो जाएंगी। 1958 से लेकर 1960 तक भले ही मिलिट्री केयरटेकर गवर्नमेंट थी, बट 1960 में इलेक्शंस भी आए और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, लेकिन वो केवल 2 साल चली, क्योंकि 1962 में फिर से मिलिट्री कूप हो गया और यहां पे लीडर बन के सामने आएंगे नी विन। ये भी एक आर्मी जनरल थे और फिर मिलिट्री का राज चलेगा अगले 26 सालों के लिए। 1962 में जो तख्ता पलट हुआ, उस तख्ता पलट के बाद 26 साल तक म्यांमार में मिलिट्री का राज चलेगा। ये जो आपके यूनू साहब थे, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बर्मा। ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थे, बर्मा में काफी जाने माने लीडर थे। इनको होनोरिफिक थकीन भी बोलते हैं। कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को मानने वाले इंसान थे, सबको जोड़ के चलने वाले इंसान थे। अनफॉर्चुनेटली बाद के जो मिलिट्री लीडर्स आए वो इनके जितने अच्छे नहीं थे। तो 1962 में तख्ता पलट हो गया और ताकत किसके हाथ में चली गई? म्यांमार की मिलिट्री के हाथ में। 1988 तक ताकत रहेगी म्यांमार की मिलिट्री के हाथ में। जब म्यांमार की मिलिट्री के अंदर लोग बहुत ज्यादा परेशान होने लगे तो नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इन प्रोटेस्ट को नाम दिया गया 8888 अपराइजिंग। ये अपराइजिंग क्यों हुई? क्योंकि कहा जा रहा था कि इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हो रहा है और ये बोला गया कि भाई नी विन अपनी गद्दी से नीचे उतरे और कहीं ना कहीं नी विन को रिजाइन भी करना पड़ गया। लेकिन इनके रिजाइन करने के बाद भी चीजें सॉल्व नहीं हुई। प्रॉब्लम थी लीडरशिप में। लीडरशिप किसके हाथ में थी? मिलिट्री के हाथ में। यहां पे मिलिट्री का कौन सा बंदा लीड कर रहा था? नीविन लीड कर रहे थे। तो नीविन के अंदर इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और लोगों की हालत काफी खराब थी, इस तरीके के इल्जाम लगाए जा रहे थे। तो 1988 में इन प्रोटेस्ट के चलते नीविन अपनी गद्दी पर से तो उतर गए, लेकिन चीजें सॉल्व नहीं हुई। क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी गद्दी पे उतरने के बाद सितंबर 1988 में जो मिलिट्री के टॉप लीडर्स थे उन्होंने काउंसिल बनाई SLORC, जिसका नाम था स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोरेशन काउंसिल। और अब इस काउंसिल के पास ताकत आ गई। तो पहले एक आदमी लीड कर रहा था, अब काउंसिल लीड कर रही थी, बट थे दोनों में मिलिट्री के ही मेंबर और दोनों ही डिक्टेटरशिप की तरह राज कर रहे थे और दोनों ही लोगों के बारे में नहीं सोच रहे थे। अब इस पूरे सीन के बीच में ओंग सैंग सी क्यू कहां से आती हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। देखिए, ओंग सैंग सी क्यू जो म्यांमार के मॉडर्न फाउंडर थे, ओंग सैन, जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े थे म्यांमार को आजादी दिलाने के लिए, उनकी बेटी थी और ये बाद में एक प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट की तरह बन के आगे आएंगे 1988 के बाद। लगभग उसी समय पे ये म्यांमार वापस आई थी इंग्लैंड से। ठीक है भाई। 1990 में हुआ क्या कि फ्री इलेक्शंस अलाउ किए गए मिलिट्री के द्वारा। उस समय पे जो मिलिट्री लीडर्स थे उनको लगा कि भाई देश में कोई बहुत बड़ा लीडर तो है नहीं, मिलिट्री के लोग इज्जत करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम इलेक्शंस कंडक्ट भी कराते हैं तो किसको वोट दिए जाएंगे? भाई मिलिट्री को ही वोट मिलेंगे। लेकिन उस समय तक ओंग सैंग सी की एंट्री हो चुकी थी। अब मैं आपको बता दूं कि उस समय पे ओंग सैंग सी की ने कुछ अलग से किया नहीं था। अभी अगर आप इनके आगे लाइव देखोगे ना तो ये ज्यादातर टाइम बाहर ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेटी थी ओंग सैंग की और ये लोगों के दिमाग में बहुत अफेक्ट कर रहा था। कहीं ना कहीं लोगों को एक उम्मीद की किरण चाहिए थी और वो मिली ओंग सैंग सिंह की से। तो 1990 के इलेक्शंस में ओंग सैंग सी की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जीत गई। यहां पे मिलिट्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनको लगा कि ताकत हम लेके आएंगे, ताकत उनके हाथ में आई नहीं, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के पास चली गई। तो यहां पे मिलिट्री के पास मस्त चीज थी, भैया हम पावर देंगे ही नहीं तुमको, और एंग सुंग सी को पकड़ के हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। और 1990 के बाद यह हुआ 2011, 22 साल तक फिर से मिलिट्री राज में रही। अब यहां पे कहीं ना कहीं म्यांमार के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर पड़ रहा था, कहीं ना कहीं म्यांमार सैंक्शन से परेशान था। तो मिलिट्री को यह समझ में आ रहा था कि भाई देखिए थोड़ी बहुत तो डेमोक्रेसी देनी पड़ेगी। मिलिट्री को लगा कि चलो हम लोग अपने आप को ताकतवर रखते हैं, थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी देखते हैं। तो म्यांमार का एक रोड टू डेमोक्रेसी शुरू हुआ। 2008 में म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया और यह बोला गया कि भाई हल्की फुल्की डेमोक्रेसी हम लोग म्यांमार में देंगे। 2011 से लेकर 2015 के बीच में म्यांमार की आर्मी ने अपनी पावर को थोड़ा थोड़ा न्यूट्रलाइज करना शुरू किया और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बनाना शुरू किया। फाइनली 2015 में जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज होती है इलेक्शंस, वो हुए और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी का जीतना तय था, ओंग सैंग सी क्यू का जीतना तय था और ये जीत गई। लेकिन उसके बाद भी ये प्रेसिडेंट नहीं बनी म्यांमार की। वो प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनी और स्टेट काउंसलर क्यों बनी, उसके बारे में अभी आपसे बात करूंगा। 2015 का इलेक्शन जब जीत गई नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उसके बाद भी ज्यादातर ताकत मिलिट्री के हाथ में ही कंसंट्रेटेड रही और मिलिट्री के पास ये ताकत रही कि पार्लियामेंट के 1/4 25% मेंबर्स को मिलिट्री नॉमिनेट करेगी। ठीक है भाई।
ये 2021 का ये जो कूप हुआ है ना, ये नवंबर 2020 के इलेक्शंस के बाद हुआ है। नवंबर 2020 के इलेक्शंस में तो 2015 से भी तगड़ा जीती नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। 2020 के इलेक्शंस में टोटल सीट्स हैं पार्लियामेंट में 476, उसमें से 396 जीत गई नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। बहुत बड़ा मार्जिन था। और ये जो मिलिट्री की पार्टी थी, यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, ये केवल 33 सीट्स जीती। तो मिलिट्री की बिल्कुल ही एक शेम वाली हालत आ गई। मिलिट्री ने बोला कि भाई ये जो रिजल्ट्स हैं ये गलत है, इलेक्शन में फ्रॉड हुआ। अब सोचिए, मिलिट्री के हाथ में सब कुछ है और मिलिट्री के सामने ही फ्रॉड हो गया। इससे बड़ा फ्रॉड बात क्या हो सकती है। ऑंग सैन सू की बात की जाए तो भैया ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट रही हैं। कहीं ना कहीं इनको एक ऐसे पर्सन की तरह देखा गया है जिन्होंने आर्मी जनरल्स, जो म्यांमार की जो रूथलेस आर्मी जनरल्स हैं, इनको कहीं ना कहीं रेजिस्ट किया है। कुछ हद तक ये बात सही भी है। 1991 में ऑंग सैन सू को नोबेल पीस प्राइज दिया गया, चूंकि हाउस अरेस्ट में थी। आपको बताया था ना कि 1990 में आपकी ऑंग सैन सू की जो पार्टी थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये जीत गई। तो जीतने के बाद इनका पावर में आना तय था, बट पावर में नहीं आने दिया, इनको उठा के हाउस अरेस्ट कर दिया और मिलिट्री ने अपनी ताकत अपने पास रखी। कहीं ना कहीं 2015 के बाद जब स्टेट काउंसिलर बनेगी, उस समय पे ऑंग सैन सू की भले म्यांमार में बहुत फेमस थी, इनकी इंटरनेशनल इमेज बहुत खराब हुई। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि 2017 में मुस्लिम रोहिंग्या माइनॉरिटी के ऊपर जो अत्याचार किए म्यांमार की मिलिट्री ने, उन अत्याचारों को जस्टिफाई किया है ऑंग सैन सू ने। ऑंग सैन सू की अगर आप पूरे पॉलिटिकल आप कैरियर की बात करो, 1989 से लेके 2010 तक 15 साल तो ये डिटेंशन में रही है। तो कभी इनको जेल में रखा गया, कभी ये हाउस अरेस्ट में रही। मतलब इन सालों में 1990 1989 टू अगर 2010 आप अगर कैलकुलेट करते हो तो निकल के आते हैं लगभग 22 साल। ठीक है, इन 22 सालों में 15 साल तो ऑंग सैन सू को या तो जेल में रखा गया, हाउस अरेस्ट में रखा गया। बट कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में ये पीसफुल रेजिस्टेंस का एक सिंबल बन के उभरी, म्यांमार के लोगों की एक रिप्रेजेंटेटिव बन के उभरी। इनका जन्म कब हुआ था? 1946 में इनका जन्म हुआ। तो 2021 में आप कह सकते हो कि ये 75 साल की हैं। ठीक है, जब 2015 में इलेक्शन जीती तो ये हुआ कि इनको बनाया जाना चाहिए प्रेसिडेंट, पर ये प्रेसिडेंट नहीं बन पाई। चूंकि अगर आपने आपके बच्चे फॉरेन नेशनल से, इन्होंने एक अमेरिकी से शादी की है और इनके 2 बच्चे हैं वो दोनों फॉरेन नेशनल से, तो इस वजह से ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकती। तो चूंकि ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकती तो ये स्टेट काउंसलर बनी। बट कहीं ना कहीं ये डी फैक्टो लीडर है। प्रेसिडेंट है इस समय पे विन मिंट, मतलब थे कूप से पहले। अब तो कूप हो गया तो प्रेसिडेंट रहे नहीं, प्रेसिडेंट को ही पकड़ के जेल में डाल दिया है। तो जो विन मिंट साहब हैं वो काफी क्लोज एट हैं आपके ऑंग सैन सू से, और ऑंग सैन सू जो प्रेसिडेंट विन मिंट को करती है वो वही कहते हैं। तो कहीं ना कहीं डी फैक्टो लीडर यहाँ पे कौन है? ऑंग सैन सू। ठीक है भाई, 2020 में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने जो इलेक्शंस जीते हैं 2015 से ज्यादा मेजॉरिटी से जीते हैं। लेकिन मिलिट्री ने बोला है कि 2020 वाले इलेक्शन फ्रॉड है, इसलिए हम पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर रहे हैं। इनके घर से वॉकी टॉकी रेडियोज मिले हैं, इन्होंने कोविड 19 के रिस्ट्रिक्शंस का लॉ का वायलेशन किया है। इस प्रकार के इल्जाम लगा के जेल में डाल दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जैसा कि मैंने पहले बताया, ऑंग सैन सू ये डॉटर है म्यांमार के इंडिपेंडेंस हीरो जनरल ऑंग सैन की। जनरल ऑंग सैन को असैसिनेट कर दिया गया था जब ऑंग सैन सू केवल 2 साल की थी। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से 1948 में आजादी दिलाने के लिए ऑंग सैन का बहुत मेजर रोल रहा है। इनकी जो माँ है ऑंग सैन सू की, ऑंग सैन की जो वाइफ थी, 1960 में ऑंग सैन सू अपनी माँ के साथ इंडिया आई। चूंकि इनकी माँ को म्यांमार का एम्बेसडर बनाया गया था टू इंडिया, टू दिल्ली, मतलब इंडिया में। तो ये इंडिया में रही। 4 साल बाद ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके में पढ़ने चली गई, फिलोसफी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स पढ़ी। वहां पे ये अपने फ्यूचर हस्बैंड माइकल एरिस से मिली। अच्छा, एक चीज बता दूं मैं आपको दोस्तों कि ये जो ऑंग सैन सू की जो हस्बैंड थे जिनका नाम था आपका माइकल एरिस, ये माइकल एरिस एक्चुअली में इंग्लैंड में थे। माइकल एरिस की कहानी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इनकी वैसे ही मृत्यु हो चुकी 1999 में। तो इनके जो हस्बैंड है ऑंग सैन सू की, ही इज नो मोर। इनकी हवाना क्यूबा में जन्म हुआ था इनके हस्बैंड का। इनकी माताजी कनेडियन थी और इनके इंग्लिश फादर थे जॉन एरिस। तो आप कह सकते हो कि इंग्लैंड ब्रिटिश नेशनैलिटी थी उनकी। मैं शायद गलती से अमेरिकन नेशनैलिटी बोल गया। ठीक है भाई, तो अपने फ्यूचर हस्बैंड माइकल एरिस से ये इंग्लैंड में मिली थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। वहीं पे इनका प्यार हुआ, वहीं पे शादी हुई, वहीं पे बच्चे हुए। कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय के लिए ऑंग सैन सू ने जापान में, भूटान में भी काम किया। फाइनली ये यूके में सेटल हुई अपने 2 बच्चों के साथ, अलेक्जेंडर और किम के साथ। बट कहीं ना कहीं म्यांमार तो इनके दिमाग में था ही। फाइनली ऑंग सैन सू 1988 में वापस यंगून पहुंची, चूंकि इनको अपनी क्रिटिकली इल मां को देखना था। उस समय पे म्यांमार में एक मेजर पॉलिटिकल हेवल चल रहा था। हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की
मांग कर रहे थे और इसी मूवमेंट में ऑन्ग सैंग सी कुई कूद गई और इनको सपोर्ट भी बहुत मिला, क्योंकि इनके साथ एक टैग जुड़ा था कि ये ऑन्ग सैंग की बेटी हैं। और कहीं ना कहीं अपनी स्पीच देते हुए 26 अगस्त 1988 को उन्होंने बोल दिया कि आई कुड नॉट एज माई फादर्स डॉटर रिमेन इनडिफरेंट टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। तो ये यहाँ पे सीधे सीधे लीडर ही बन गई। उसके बाद कहीं ना कहीं एक बहुत तगड़ा रिवॉल्ट हुआ। मैंने आपको बताया तो 1962 में तख्ता पलट हुआ था, ठीक है भाई। 1960 से लेके 1962 तक डेमोक्रेसी रही थी, 62 में तख्ता तलत हुआ, 26 साल तक मिलिट्री ने राज किया, 88 में नीविन को डिपोज किया गया। इस नीविन को जो डिपोज किया गया, उस मोमेंट में, उस रिवॉल्ट में ऑन्ग सैंग सी कुई ने एक मेजर रोल प्ले किया। ये देखिए, एक यंग ऑन्ग सैंग सी कुई अपने हस्बैंड एरिस के साथ और अपने बच्चे के साथ यहाँ पे बैठी हुई है। 1973 की लंदन की फोटो है। दिस इज एन आइकॉनिक फोटो फॉर म्यांमार एंड फॉर फैंस ऑफ ऑन्ग सैंग सी कुई। ऑन्ग सैंग सी कुई की बात की जाए तो ये काफी प्रोत्साहित रही हैं यूएस सिविल राइट्स लीडर मार्टिन लूथर किंग से और हमारे बापू से। इन्होंने म्यांमार में बहुत सारी रैलीज ऑर्गेनाइज की, म्यांमार में कहीं डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की बात की, फ्री इलेक्शंस की बात की, बट कहीं ना कहीं जो भी रिवॉल्ट हुआ म्यांमार की आर्मी के अगेंस्ट, उसको आर्मी ने सप्रेस कर दिया, ठीक है भाई। 18 सितंबर 1988 को आर्मी ने फिर से कूप करके पावर अपने हाथ में ले ली। जो कि नीविन को डिपोज किया गया था, तो एक काउंसिल पावर में आ गई थी। उस काउंसिल के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया भी था। SLORC, ये रहा, स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोरेशन काउंसिल। SLORC काउंसिल के हाथ में ताकत आ गई थी जब नीविन डिपोज हुए थे, ठीक है भाई। तो ताकत तो मिलिट्री के हाथ में रही। ओके, उसके आगे बात की जाए, मिलिट्री ने सोचा कि चलो मई 1990 में इलेक्शन करा देते हैं, इलेक्शन तो हम जीत ही जाएंगे। लेकिन यहां जीत कौन गई? ऑन्ग सैंग सी कुई की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। मिलिट्री ने बोला तुमको ताकत नहीं देंगे, ये जो जनता है ये मिलिट्री को डिनोट कर रहा है। ऑन्ग सैंग सी कुई को फिर से हाउस अरेस्ट में रखा गया है, यंगून में 6 साल के लिए। जुलाई 1995 में इनको छोड़ा गया, फिर से इनको सितंबर 2000 में हाउस अरेस्ट में रखा गया, फिर मई 2002 में छोड़ा गया, फिर 1 साल इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। मतलब ये जेल में आती जाती रही है, कई बार तो हाउस अरेस्ट में रही और कई बार इनको जेल में भी डाला गया है। एक लीडर के लिए जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ओके, फाइनली 2015 के बाद जब स्टेट काउंसलर बनेंगी, तब इनके एक रोल को बहुत क्रिटिसाइज किया जाएगा कि इनकी कंट्री में जो मुस्लिम रोहिंग्या माइनॉरिटीज को मारा गया, उसको डिफेंड किया यहाँ पे ऑन्ग सैंग सी कुई ने। हुआ ये दोस्तों कि 2017 में रखीने स्टेट ऑफ म्यांमार में कुछ रोहिंग्या मुस्लिम्स ने पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया। इन अटैक के अगेंस्ट बुद्धिस्ट मॉब्स ने पकड़ पकड़ के बहुत सारे मुस्लिम्स को मारा और बहुत सारे मुस्लिम्स पास के बॉर्डर से बांग्लादेश में निकल गए। तो म्यांमार के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल किया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में खड़े होकर ऑन्ग सैंग सी क्वी ने अपने आर्मी जनरल्स को डिफेंड किया है। इसलिए कहीं ना कहीं ऑन्ग सैंग सी को क्रिटिसाइज किया जाता है। बहुत सारे जो प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियंस है, एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई ये प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन है। अभी म्यांमार की मिलिट्री कितनी रूथलेस है, इसके एग्जांपल हमने देख ही लिए। अगर म्यांमार की मिलिट्री के अगेंस्ट बात करेंगी ऑन्ग सैंग सी क्वी, तो कहीं ना कहीं इनको डिपोज कर दिया जाएगा। तो इस बेसिस पे ऑन्ग सैंग सी क्वी पे ये बोला गया कि भाई कहीं ना कहीं इनकी म्यांमार जनरल्स को सपोर्ट करना मजबूरी है। और अब आप देख ही लीजिए, सही में मजबूरी थी। रीजन बीइंग 2020 के बाद 2021 में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा ऑन्ग सैंग सी को मिलिट्री जनरल्स के बीच में कि भाई कहीं ना कहीं मिलिट्री जनरल्स ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही डिपोज कर दिया। समझ गया बात को? अपने घर में म्यांमार में इनको लेडी बोला जाता है। कुछ हद तक अगर आप देखोगे तो ऑन्ग सैंग सी की जो इंटरनेशनल इमेज है वो हर्ट हुई है। लेकिन म्यांमार में जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी लोग हैं वो ऑन्ग सैंग सी को सपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं म्यांमार के अंदर भी रिलीजनिज्म बहुत ज्यादा है। बुद्धिस्ट वर्सेस मुस्लिम्स की जो वहां पे लड़ाई है वो बड़ी है। वहां के मुस्लिम्स बुद्धिस्ट को पसंद नहीं करते, वहां के बुद्धिस्ट मुस्लिम्स को पसंद नहीं करते और माराकाटी खुलेआम चलती है। ठीक है भाई। ऑन्ग सैंग सी के ऊपर कुछ और भी इल्जाम है। ऑन्ग सैंग सी को नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाया जाता है कि इन्होंने कॉलोनियल एरा लॉस का इस्तेमाल करके जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट को पकड़ के जेल में बंद किया है। और बात की जाए तो इनका पूरी तरीके से कंट्रोल भी नहीं रहा है, क्योंकि 1/4 सीट तो भाई मिलिट्री के पास थी और इंपॉर्टेंट डिफेंस, होम अफेयर्स और बॉर्डर अफेयर्स जैसे जो पोर्टफोलियो थे वो मिलिट्री के पास थे। कहीं ना कहीं अगस्त 2018 के समय पर बहुत समय पे ऑन्ग सैंग सी कुई ने अपने जो मिलिट्री जनरल्स हैं उनकी तारीफ भी की है। तो जब ये मिलिट्री जनरल्स की ज्यादा तारीफ करने लगी तो ऐसा लगा कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स तो होंगे नहीं, ऑन्ग सैंग सी कुई तो मिलिट्री जनरल्स की बात सुन रही हैं। लेकिन अगर आप देखो तो दुनिया भर में ऑन्ग सैंग सी का कोई भी व्यू पॉइंट हो, कुछ लोग उनको प्रैग्मेटिस्ट समझे। अब बाहर से बैठ के कमेंट करना बहुत आसान होता है कि तुम तो आर्मी जनरल्स का ध्यान साथ दे रहे हो, लेकिन आर्मी जनरल जब खोपड़ी में खड़े हैं बंदूक लेके, तब क्या करोगे आप?
हालांकि अगर आप म्यांमार के अंदर जाते हो तो आप देखोगे 2020 का एक सर्वे है पीपल अलायंस फॉर क्रेडिबल इलेक्शंस, 79% ऑफ द म्यांमार पीपल ट्रस्ट ऑंग सैंग सीक्युई। पिछले साल ये 70% था। तो ऑंग सैंग सीक्युई का सपोर्ट बहुत बड़ा है और आगे आने वाले समय में जिस प्रकार का ये कूप हुआ है इनके लिए सपोर्ट आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हालांकि म्यांमार की आर्मी कितने लंबे समय तक राज में रहती है, ऑंग सैंग सीक्युई वापस कब स्टेट काउंसिलर की पोस्ट पे आएंगी, इसके बारे में अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये था पूरा पूरा टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।